नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में एक नई खबर अभी प्रचलित हो रही है। अभी बहुत ज़्यादा हाल ही में अखबारों में देखने को मिल रही है कि 5 नए देश जोड़े जाएंगे ब्रिक्स के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं कि वो देश कौन से हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, विचार क्या था, इसके पीछे का जो पूरा कारण था वो क्या था। इस पूरी अवसंरचना को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिक्स में ग्रोथ फैक्टर कितने रहे हैं, अभी तक जो इसका विकास रहा है वो कैसा रहा है और कितना रहा है। तो आइए जानते हैं बारी बारी से। देखिए, ब्रिक्स पहले इसका जो 15वां सबमिट होने वाला है ये कहाँ होगा। ये सबमिट जो होगा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। इसका जो 15th सबमिट है वो होगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हुआ अभी किया जाना है, जो कि साउथ अफ्रीका में होगा अगस्त माह में। अगर बात करें ब्रिक्स की तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी बात करें तो ये जीडीपी का कुल 31%, अगर विश्व के जीडीपी की बात पहले कर लें तो 31.7% ये क्या करता है, कवर करता है खाली एक ऑर्गेनाइजेशन। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 40%। ये कब की स्थिति थी, जब इसमें केवल अभी तक ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जुड़े थे। मतलब अगर बात करें ब्रिक्स की तो जितने देश इसमें अभी तक जुड़े हुए हैं उतने से ही इसकी जो कुल जनसंख्या को कवर करने की जो इसकी प्रकृति है वो 40% वाली है। फिर अगर बात करें इसमें कुल कितने ग्लोबल जीडीपी को कवर कर रही है, ये तो 31.7% लगभग, जिसमें अभी एक आंकड़ा आया था उसमें भी ये बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि ये जो नया अभी हाल ही में जो अखबारों में ये खबर प्रचलित है कि ब्रिक्स कंट्रीज लाइकली टू इंडक्ट 5 न्यू मेंबर्स इन अगस्त समिट। अब देखिए ये है क्या, कुल ऐसा है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। उस एक्सपेंशन में कुल 25 देशों ने क्या किया था, आवेदन किया था, अपनी रुचि दिखाई थी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, मेंबरशिप सदस्यता के लिए क्या दिखाई थी, रुचि दिखाई थी 25 देशों में, जिसमें से 5 देशों को क्या किया गया है, सदस्य बनने के लिए मंजूरी लगभग मिल चुकी है। अगर जो खबर अखबारों के द्वारा और विभिन्न मीडिया के द्वारा हम तक पहुंच रही है, ट्विटर हैंडल पे भी ब्रिक्स के ये लिखा हुआ था, 5 देशों को ये अनुमति मिली है। और वो 5 देश है कौन कौन से, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना। तो आप देख सकते हैं ये कुल 5 देश हैं जिनको अभी शामिल किया जाना है अगस्त वाले सबमिट में। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं अब ब्रिक्स के बारे में। जैसे अगर इस एक्सपेंशन की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप इसमें जो नए देश जोड़े जाएंगे वो जैसे ये अर्जेंटीना है, ठीक है, और फिर इंडोनेशिया जोड़ा जाएगा जो कि अभी चल रही है बात। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो इजिप्ट की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जिनको क्या करना किया जाएगा, अभी इसमें जोड़ा जाएगा। बाकी के 25 देश और भी थे जिन्होंने सदस्यता के लिए रुचि दिखाई थी, लेकिन अभी उनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया है, अभी वो अधर में ही है, उस पर अभी कोई निराकरण नहीं आया है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की उत्पत्ति हुई कैसे। देखिए 30 नवंबर 2001 को जिम ओनिल द्वारा, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जो कि गोल्डन मैन ऐसे मैनेजमेंट के क्या थे, चेयरमैन थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक संकल्पना दी ब्रिक की। किसकी संकल्पना, ब्रिक की। और इस संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन से देश आए, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ये 4 देश मुख्य देश इसमें आ गए। अगर बात की जाए, देखिए इंडिया और चाइना होने की वजह से जो पॉपुलेशन कवर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिक पे ही था, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया आगे आने वाले कुछ 9-10 सालों में। एक दशक के अंतर्गत 2010 में ही किसको जोड़ दिया गया, साउथ अफ्रीका को भी इसका भाग बना दिया गया। अगर बात करें पहले सबमिट की, जब तक साउथ अफ्रीका इससे नहीं जुड़ा था तो वो रसिया में हुआ था 2009 में। तो ये थी ब्रिक्स की कुल। अगर बात करें ब्रिक्स के इस उत्पत्ति, मतलब कि इसका जो ये संकल्पना दी गई, इसका कारण क्या था, तो इसका जो मूल कारण था वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल चीज़ों का क्या था, मतलब उनका पैनोरमा लेके इसका विकास किया गया था कि इन देशों के भी विकास क्रम के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हो जिससे क्या हो सके, ये आपस में सहभागिता दिखाते हुए आगे बढ़ सके। तो ये ब्रिक की यहाँ उत्पत्ति हुई। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये क्या है,
अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ड्यूरिंग इट्स 5th समिट, इसके 5वें समिट में क्या हुआ था, डरबन में जो ये सबमिट हुआ था साउथ अफ्रीका में 2013 में, तब इसकी संकल्पना क्या की गई थी, प्रतिपादित की गई थी, जिसमें जो जो भी मेंबर्स थे कंट्रीज, वो एग्री किए इस बात पे कि किसी एक बैंक की ऐसी इसका गठन होना चाहिए। फिर 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में एक ब्रिक बैंक की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। फिर इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो कहाँ है, संघाई चाइना में है। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब ये 50 बिलियन के आसपास था, 50 बिलियन डॉलर के आसपास इसका जो कैपिटल अमाउंट था, जो कि अब सब्सिक्वेंटली बढ़ रहा है और ये 100 बिलियन और उससे भी ज़्यादा हो चुका है। बात करें तो ये रिवाइवल वर्ल्ड बैंक एंड द बैंक प्राइमरी फोकस है, ठीक है। बात करें तो विभिन्न सेक्टरों में ये क्या कर रहा है, पार्टिसिपेशन दिखा रहा है और जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से भागीदारी को सुनिश्चित भी कर रहा है। अब देखते हैं कि एक और ब्रिक्स से संबंधित एक यूथ इनोवेशन समिट होता है, इसी मार्च माह में कराया गया था 28 से 30 के बीच में, और इसका भी जो इस समिट का भी, ये समिट अगर ऑर्गेनाइज की बात की जाए तो ये सानवे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी TUT साउथ अफ्रीका में कराया गया था, ठीक है। अगर थीम की बात करें तो लिंकिंग इन्वेस्टमेंट टू यूथ ड्रिवन इनोवेशन, इसका क्या है, ये है इसका थीम। तो ये था इनोवेशन समिट। आगे देखते हैं इसके बारे में कि कुछ जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस है वो कैसे रहे हैं। देखिए क्लाइमेट परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहे हैं हम, जो कि 2030 तक हमको जो अभी स्थिति जो सुनिश्चित करनी है वो 1.5 के आसपास करनी है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुधार देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि डाटा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये था क्लाइमेट परफॉर्मेंस को लेके। आइए जानते हैं अब ग्रोथ फैक्टर कैसा रहा। देखिए अगर ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं, वैसे तो हम चाइना के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जब बात ब्रिक की हो तो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स में अब हम चाइना को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो भी इसका पार्टिसिपेशन मतलब वो भी इसका एक मेंबर है। इस वजह से हमको उसकी भी सहयोगिता को देखना पड़ता है, उसके विकासात्मक प्रकृति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप देख सकें तो इसमें ये नीली डंडी आपको दिख रही है USA की है, और ये जो लाल डंडी आपको दिख रही है ये चाइना की है। आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे USA कम होता जा रहा है, या USA भी बढ़ रहा है, तो उसके जो बढ़ने की दर है वो बहुत कम है, जबकि जो चाइना है इसके बढ़ने की दर को हम देखें तो देख सकते हैं आप, कुल ये कर्व है यहाँ पे, जबकि अगर ये अमेरिका की बात की जाए तो इसका कर्व कुछ ऐसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना के बढ़ने की वजह से ही क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स का भी अपना एक विकास सुनिश्चित हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम चाइना के भी विकास को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सेदार हैं दोनों। और अगर बात कर लें हम अभी GDP की, तो मैं आपको बता दूं GDP के मामले में अभी अगर बात की जाए अन्य जो अगर G7 की बात कर लूँ मैं, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी बात करूँ तो ये कुल 30.75% GDP की सहभागिता दिखाता है। जबकि अगर ब्रिक की बात कर लूँ मैं, ब्रिक्स की बात अगर कर लूँ तो ये अभी वर्तमान में 31.7% GDP की सहभागिता दिखा रहा है वर्ल्ड की, पूरे विश्व की। आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है, क्योंकि ब्रिक्स क्या है, अपने आप में विकासात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रोथ की बात कर लें तो आप देख लीजिए इसमें देखिए ग्रोथ, अगर इन देशों में ब्रिक्स के अंतर्गत जो देश हैं और OECD जो मेंबर हैं, अगर इनकी विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिया और चाइना। अगर विकास के दर की बात करते हैं तो भारत, आप देख सकते हैं जो भारत की स्थिति है वो विभिन्न सेक्टरों में, अगर एक्सेस टू क्लीन फ्यूल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ब्राज़ील, रसिया और इंडिया, तो देख सकते हैं इतनी बुरी स्थिति नहीं है। फिर अगर बात कर लें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, अगर बात कर लें तो भारत यहाँ पे है तीसरे, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले पे ये OECD है, इसकी बात अगर हम हटा के भी अगर अन्य देशों की बात करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर पे कौन है, ब्राज़ील है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं क्रम को। फिर
उसी तरह बात करते हैं, अगर शेयर वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो भारत की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, चाइना की अपेक्षा भी और OECD मेंबर की अपेक्षा भी। तो ये था कुल ग्रोथ फैक्टर। तो देखिए हमने ब्रिक्स के बारे में जाना और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो ब्रिक्स से संबंधित थी मैंने यहाँ पे डिस्कस की। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का सुधार इस वीडियो में होना चाहिए तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार का सुधार करूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।